बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एक और माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड एक टेस्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट जिसको हम कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूरिन CS टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये माइक्रोबायोलॉजी में एक बहुत अहम टेस्ट होता है जिससे हम UTI का पता लगाते हैं। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में जो मेन कंटेंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूरिन CS क्या है। ठीक है, फिर हम ये पढ़ेंगे कि इस टेस्ट का मकसद क्या है, डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है, ये टेस्ट डॉक्टर क्यों रिकमेंड करता है। इसके अलावा हम ये टेस्ट जब करेंगे तो इस टेस्ट के लिए हमें कौन सा कल्चर मीडिया चाहिए, इस टेस्ट को करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इस टेस्ट को करने का प्रोसीजर क्या है, और इस टेस्ट जब आप ये टेस्ट करेंगे तो इसमें कौन से मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया आ सकता है। इसके अलावा इस टेस्ट को जब आप करेंगे तो इसमें एंटीबायोटिक्स भी आपने लगाना होगा, तो कौन से कॉमन एंटीबायोटिक्स है जो कि आपने लगाना होगा। इसके अलावा इस टेस्ट में आपने बायोकेमिकल टेस्ट भी करने होंगे। जब बैक्टीरिया आपके पास आ जाए, ग्रोथ आपके पास आ जाए, तो फिर आपने कौन सा बायोकेमिकल टेस्ट लगाने होंगे जो कि मोस्ट कॉमनली माइक्रोबायोलॉजी यूरिन CS में लगाते हैं हम। इसके अलावा आपने कौन से एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना होगा, और लास्ट में आपने लिमिटेशन भी देखना होगा। ठीक है, तो प्रिकॉशन, लिमिटेशन, ये सब कुछ आज इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ। तो ये आप लोग के लिए, यानी जो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट या जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट होती है, तो उसके लिए ये टेस्ट लाजमी होता है जब यूरिन CS आ जाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाए कि ये टेस्ट क्या है। ठीक है, तो यूरिन CS जो है ये आपके पास माइक्रोबायोलॉजी में एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पता लगाते हैं, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आइडेंटिफाई यानी मालूम करते हैं। और साथ साथ में हम इस यूरिन इन्फेक्शन का अगर हमें पता चल जाए तो फिर हम ये भी इस टेस्ट के ज़रिए पता लगाते हैं कि वो कौन से एंटीबायोटिक है जो कि मतलब UTI इन्फेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का भी हमें पता चलता है। अब अगर हम डायग्नोस्टिक पर्पस की बात करें तो इस टेस्ट के ज़रिए हमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन का पता चलता है। ज़्यादातर तो हमें बैक्टीरियल का पता चलता है, लेकिन इसके अलावा फंगल का इन्फेक्शन का भी पता चलता है। और ये टेस्ट डॉक्टर इसलिए भी रिकमेंड करता है ताकि हमें अप्रोप्रिएट और सूटेबल और करेक्टिव एंटीबायोटिक का पता चल जाए ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो इस मकसद के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अब अगर हम बात करें कल्चर मीडिया, तो इसमें हमारे पास कौन से कल्चर मीडिया यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन कल्चर मीडिया इसमें हम यूज़ करते हैं वो है क्लैड एगर। क्लैड एगर को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये आपके पास नॉन सेलेक्टिव मीडिया होता है और ये स्पेशली रिकमेंड किया जाता है यूरिन CS के लिए। और इस पर आपके पास ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो होता है, और साथ में ये जो है जो प्रोटियस बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्वार्मिंग प्रोड्यूस करते हैं, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये रोकता है। तो इस वजह से ये मीडिया ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है यूरिन CS के लिए। इसके अलावा मैकॉन की एगर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूरिन CS के लिए, क्योंकि मैकॉन की एगर जो है वो एक सेलेक्टिव मीडिया होता है और ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव इस पर ग्रो करता है, और इस पर ज़्यादातर वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जो कि लैक्टोज फर्मेंटेड और नॉन लैक्टोज फर्मेंटेड बैक्टीरिया होते हैं। तो इससे हमें लैक्टोज फर्मेंटेड और नॉन लैक्टोज फर्मेंटेड का पता चलता है। तो इसलिए हमारे पास यूरिन में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि लैक्टोज फर्मेंटेड और नॉन लैक्टोज फर्मेंटेड भी होते हैं, और ज़्यादातर यूरिन में ग्राम नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए इस मीडिया का भी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक और सेलेक्टिव मीडिया है जिसको हम यूसिन मेथिलीन ब्लू एगर कहते हैं। ठीक है, ये भी सेलेक्टिव मीडिया होता है और इस एगर पर ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव रॉड्स ग्रो करता है और इस पर ग्राम पॉजिटिव ग्रो नहीं करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिव मीडिया। इसके अलावा ये भी लैक्टोज फर्मेंटेड और नॉन लैक्टोज फर्मेंटेड बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन, मतलब हमें आइडेंटिफिकेशन
करता है। साथ में हमारे पास एक और मीडिया होता है जो कि बहुत कम यूरिन CS में हम इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारे पास ब्लड एगर, जो कि जनरल पर्पस मीडिया होता है। और ये ब्लड एगर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि हमें जो बैक्टीरिया आ जाए यूरिनरी पैथोजन, तो उससे हमें ये पता चलता है ब्लड एगर पर कि क्या उसका कोई हेमोलिसिस पैटर्न है या नहीं। जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा हेमोलिसिस प्रोड्यूस करता है ब्लड एगर पर या ऑर्गेनिज़म। इसके अलावा फास्टिडियस ऑर्गेनिज़म का भी पता चलता है। चूँकि यूरिन में कोई फास्टिडियस ऑर्गेनिज़म नहीं होता, तो लेकिन फिर भी ब्लड एगर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि फास्टिडियस ऑर्गेनिज़म का पता चल जाए। फास्टिडियस वो ऑर्गेनिज़म होते हैं जिनकी ग्रोथ के लिए ख़ास किस्म के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, हमारे पास ख़ास किस्म के न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, तो वो ब्लड एगर में होते हैं, तो इस पर फास्टिडियस ऑर्गेनिज़म भी ग्रो होता है। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन मीडिया दैट वी आर यूज्ड इन यूरिन CS। अब हम बात करें रिक्वायरमेंट की, तो यूरिन CS के लिए सबसे पहले हमें जो रिक्वायर्ड होता है वो है यूरिन बॉटल। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पैक है, ठीक है, और ये आपको स्टरलाइज बॉटल चाहिए, बिल्कुल पैक डिस्पोजेबल स्टरलाइज बॉटल की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा लेबॉर्ट्री में हमारे पास एक और बॉटल भी होते हैं जो कि स्पेशली यूरिन कलेक्शन के लिए होता है, लेकिन वो पैक नहीं होता, मतलब स्टरलाइज नहीं होता, वो सिंपली बॉटल होता है, ठीक है। और वो बॉटल आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो सिंपली यूरिन आरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यूरिन CS के लिए आपने पैक इस्तेमाल करना होगा। अगर आपने यूरिन आरी वाला बॉटल इस्तेमाल कर लिया तो जाहिर है वो एक्सपोज होता है इन्वायरमेंट के लिए, जिसमें आपके पास दूसरे बैक्टीरिया आ सकता है और कंटेमिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो आपने वो बॉटल अवॉइड करना है और ये स्टरलाइज बॉटल का इस्तेमाल आपने करना होगा। इसके अलावा स्पिरिटलम की ज़रूरत हमें पड़ती है ताकि हमें एक क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इसके अलावा हमें कल्चर मीडिया, यहाँ पर मैंने मेकॉन की या ब्लड एगर मीडिया दिया है, लेकिन आपको कल्चर मीडिया चाहिए। अच्छा, एक मीडिया जो कि मैं कल्चर मीडिया में बताना भूल गया, वो है PDA मीडिया। आपने उस कंडीशन में यूज़ करना होगा कि अगर आपको पता चल जाए कि यार कोई कैंडिडा इन्फेक्शन है, तो तब आपने PDA मीडिया यूज़ करना है। इसके अलावा आपको एंटीबायोटिक डिस्क चाहिए, ठीक है, एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग के लिए, वो मैं आगे आपको बताऊँगा कि कौन से डिस्क की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको इथेनॉल चाहिए ताकि आप जो टॉप वर्किंग एरिया होता है, ताकि जहाँ पर जो टॉप बेंच होता है जब आप काम करते हैं, या LFH में जब आप काम करते हैं, तो इथेनॉल से आपने उसको 70% इथेनॉल से आपने उसको साफ़ करना होगा। इसके अलावा हमें वायर लूप की ज़रूरत होती है और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें मास्क और कैप नहीं है, लेकिन मास्क और कैप की भी ज़रूरत होती है, गॉगल्स की ज़रूरत होती है, ग्लव्स की ज़रूरत होती है, लैब कोट की और शू कवर वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमें इंक्यूबेटर की ज़रूरत होती है ताकि क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए, अगर तो कोई फंगस है तो 25 या रूम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो इंक्यूबेटर नहायत ज़रूरी होता है। इसमें एरोबिक और नॉन एनएरोबिक कंडीशन भी होता है, ठीक है। इसके अलावा हमें LFH की ज़रूरत होती है ताकि LFH चूँकि हमें क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इसमें UV लाइट लगा होता है, ठीक है। तो UV लाइट बिफ़ोर एंड आफ्टर, जब आपने काम करना है तो काम करने से पहले तकरीबन 5 मिनट आपने UV लाइट लगाना होगा ताकि ये साफ़ हो जाए, और फिर UV लाइट बंद करके फिर आपने काम करना है। और जैसे आपका काम हो जाए LFH में, फिर आपने क्या करना है, इसके ये जो ये लिड आप देख रहे हैं, ये आपने क्लोज़ करना है और फिर UV लाइट आपने लगा देना है। तो बिफ़ोर एंड आफ्टर आपने UV लाइट लगाना है, ठीक है, ताकि ये साफ़ हो जाए, आप लोग के वर्किंग के काबिल हो जाए, ठीक है। तो ये थे आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब मशीन और इक्विपमेंट्स वगैरह। अच्छा, एक और चीज़, ऑटोक्लेव की बड़ी ज़रूरत होती है, यहाँ पर मैं बताना भूल गया। ऑटोक्लेव मीडिया को स्टरलाइज करना और जो पिट्री डिशेस होता है और जितने भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं, तो उन इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए आपको ऑटोक्लेव की ज़रूरत भी होती है, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स। अब हम बात करें प्रोसीजर की कि इस टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने यूरिन सैंपल को स्टेरलाइज बॉटल में कलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, वायर लूप। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसीजर है ये मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इसका जो लेक्चर होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा होगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल वीडियो मैं इस पर ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आपने क्या करना होगा, आपने वायर लूप लेना है, इसको रेड हॉट करना है, स्टरलाइज करना है, ठीक है। और जब ये कूल हो जाए तो फिर आपने इसको यूरिन में डिप करना है और फिर आपने क्या करना है, स्ट्रीकिंग करना है, ठीक है। जिग जैग या क्वाड्रेंट स्ट्रीक, आगे स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्वाड्रेंट स्ट्रीक क्या होता है, ठीक है। जब आपने इसको स्ट्रीक कर लिया, फिर आपने इसको लेबल करना होगा, प्लेट को लेबल करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। पेशेंट के नेम से या ID से आपने इसको लेबल करना होगा।
फिर आपने प्लेट को इन्वर्टेड पोजीशन पर 24 या 48 आवर के लिए इंक्यूबेट करना होगा ताकि बैक्टीरिया ग्रो हो जाए 37 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। फिर आपने क्या करना होगा, जब बैक्टीरिया ग्रोथ आ जाए फिर आपने इसको बायोकेमिकल टेस्ट से आइडेंटिफाई करना होगा। और फिर आपने क्या करना होगा, जब बैक्टीरिया का पता आपको चल जाए फिर इस पर आपने प्रॉपर एंटीबायोटिक बैक्टीरिया का लॉन बनाना होगा MHA मीडिया पर। अच्छा, इसमें MHA मीडिया भी हम यूज़ करते हैं, न्यूट्रन एगर भी हम यूज़ करते हैं। MHA और न्यूट्रन एगर ज़्यादातर जो है ये एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग के लिए सबसे जो ज़्यादा मीडिया रिकमेंड किया जाता है वो है MHA, ठीक है, मोलर हिल्टन मीडिया। अच्छा, तो मोलर हिल्टन मीडिया पर आपने बैक्टीरिया का लॉन बनाना होगा, फिर आपने ऊपर एंटीबायोटिक डिस्क लगाने होंगे। इसके बाद फिर आपने वो जो जिस पर एंटीबायोटिक डिस्क लगाए फिर आपने उस प्लेट को इंक्यूबेट करना होगा 24 घंटे के लिए इन्वर्टेड पोजीशन पर रखना होगा। और फिर आपने सेंसिटिविटी, रेजिस्टेंट और इंटरमीडिएट चेक करना होगा, ठीक है। और फिर आपने सिंपली रिपोर्ट देना होगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास ग्रोथ ना आ जाए तो फिर उसको मज़ीद 24 घंटे के लिए मज़ीद रखिए, तो 48 घंटे हो जाएंगे, फिर भी ग्रोथ ना है तो फिर आपने इसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट को च्यू करना है, आपने एक सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस में ये लिखना है कि नो ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन आफ्टर 24 आवर इंक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरीके से आपने ये रिपोर्ट कर देना है। अगर ग्रोथ आ जाए तो फिर आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा बैक्टीरिया है। लेट सपोज इकोलाई बैक्टीरिया आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आपने कुछ यूँ लिखना होगा कि ग्रोथ ऑफ इकोलाई ऑब्टेन आफ्टर 24 आवर इंक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेल्सियस। और फिर नीचे एंटीबायोटिक्स लिख लेना है कि ये एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, ये रेजिस्टेंट है और ये एंटीबायोटिक इंटरमीडिएट है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से आपने रिपोर्टिंग करना है। अच्छा, ये स्ट्रीकिंग मेथड है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट स्ट्रीकिंग मेथड है, ठीक है। तो एक प्लेट पर आपने एट ए टाइम एक स्ट्रीक करना है, लेकिन एक प्लेट पर आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इससे ज़्यादा आप ना करें वरना फिर कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो एक प्लेट पर एक करें तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज़ आप 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेंट स्ट्रीकिंग का मेथड कुछ होता है कि जिग जैग मोशन आपने करना होगा, ठीक है, फर्स्ट, फिर आपने सेकंड, फिर आपने फोर्थ, फिर आपने फिफ्थ। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया जो ग्रोथ होती है वो डाइल्यूट होता जाता है। और जो फोर्थ स्ट्रीक जब आप करते हैं तो वहाँ पर आपके पास सिंगल कॉलोनी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रीक प्लेट मेथड, तो ये क्वाड्रेंट स्ट्रीक निहायत ज़रूरी होता है। वैसे तो स्ट्रीकिंग अगर देखें तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 20 या 30 के करीब लगभग स्ट्रीकिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो इस पर ये क्वाड्रेंट स्ट्रीक मेथड बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर हम कॉमन बैक्टीरिया की बात करें कि इसमें ज़्यादातर कौन से बैक्टीरिया होता है हमारे पास, यानी यूरिन में ज़्यादातर कौन सा बैक्टीरिया आता है, तो याद रखिएगा कि यूरिन CS में हमारे पास ज़्यादातर इकोलाई आता है। 70 से 90% इकोलाई आते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत कॉमन बैक्टीरिया आता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी ज़्यादातर यही बैक्टीरिया आता है। 70 से 90% इकोलाई आता है। क्लेप्सिला निमोनिया बहुत कम आता है, लेकिन अगर क्लेप्सिला निमोनिया आपने देख लिया कि यूरिन में आपके पास आ गया तो थोड़ा बहुत पेशेंट का हिस्ट्री आपने लेना होगा। आपने ये पूछना होगा कि आप पेशेंट तो हॉस्पिटलाइज नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ज़्यादातर क्लेप्सिला निमोनिया आता है। तो क्लेप्सिला निमोनिया 5 से 15% आता है। प्रोटियस मेराबेलस ये 5 से 10% UTI में आता है, और ये तब आएगा अगर पेशेंट के किडनी में कोई स्टोन होगा या यूरिनरी जो ट्रैक होता है जिसमें किडनी, यूरिटर वगैरह ये आता है, ठीक है। अगर स्टोन वगैरह होगा तो उस कंडीशन में प्रोटियस आता है, तो ये भी 5 से 10% UTI काज करता है। इसके अलावा हमारे पास एंटीरोकोकस फीशियल ये भी बहुत कम आता है, 3 से 10% ये भी आता है, लेकिन ये तब आएगा जब कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म के लिए यानी ज़्यादा अरसे के लिए कैथेटर पर पड़ा हो, तो तब एंटीरोकोकस फीशियल आता है। सुडोमोनास एरिजिनोसा भी आता है, ये 2 to 5% आता है, और ये तब पेशेंट में आएगा अगर पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होगा या पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज है तो तब सुडोमोनास आने के चांसेस है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस, जिसमें स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिक्स है और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ये भी बहुत कम आता है, तकरीबन 1 से 5% आता है। अगर ये आ जाए तो याद रखिए ये कोई कंटेमिनेशन है, ठीक है। ये आपने ज़्यादातर नोट नहीं करना होगा, ठीक है। लेकिन ये अगर आ गया आपके पास तो फिर आपने हिस्ट्री कुछ यूँ लेना है कि अगर पेशेंट यंग है और वमेन है लेट सपोज, और वो मेच्योर है, उसकी शादी हो चुकी है, ठीक है, तो सेक्सुअल के दौरान सेक्सुअल इंटेक्ट के दौरान बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि फ़ीमेल में स्टेफाइलोकोकस यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाता है और उस वजह से ये स्किन इन्फेक्शन भी होता है, तो जाहिर है UTI इन्फेक्शन भी इससे हो जाता है, ठीक है। तो स्टेफ ऑरियस भी 1 से 5% तकरीबन स्टेफ ऑरियस भी आता है। इसके अलावा कैंडिडा अल्बाकांस तो फंजाई भी आता है, लेकिन ये भी तकरीबन 1 से 5% आता है, और फंजाई तब आएगा जब
कोई पेशेंट डायबिटिक हो या आपने जब ये देखा हिस्ट्री जब आप लोगे आपको पता चले कि ये डायबिटिक है, या ये उस पेशेंट में आता है जब पेशेंट एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज़्यादा करे, ठीक है, तो उन कंडीशन में कैंडिडा अल्बकांस आते हैं, ठीक है। तो ये थे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, इसमें एक फंगस भी मैंने जिक्र किया, तो ये ज़्यादातर यूरिन सीएस में होता है। अगर हम बात करें बायोकेमिकल टेस्ट की, तो इसमें हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल टेस्ट हमारे पास है वो है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग से हमें बैक्टीरिया के शेप का भी पता चलता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब हमें पता चल जाता है, और इससे हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पता चल जाता है। तो बायोकेमिकल टेस्ट यूरिन सीएस में सबसे पहले आपने ग्राम स्टेनिंग करना है। अगर ग्रोथ आ गई आपने ऑक्सीडेज टेस्ट भी करना है, क्योंकि ऑक्सीडेज टेस्ट से आपको सुडोमोनास का पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा यूरिएज टेस्ट करना होगा, यूरिएज टेस्ट से आपको क्लेप्सिला का पता चल जाता है। इसके अलावा आपने इंडोल टेस्ट करना होगा, इंडोल टेस्ट से आपको इकोलाई का पता चल जाता है, और आपने कैटालेज टेस्ट करना होगा ताकि आपको स्टेफ आरियस का पता चल जाए, ठीक है। और इसके अलावा टीएसआई, ये एक बहुत अहम टेस्ट है, क्योंकि टीएसआई टेस्ट जो है ना, इससे तमाम तर ग्राम नेगेटिव रॉड्स का आपको पता चल जाता है कि कौन से ग्राम नेगेटिव रॉड्स है, ठीक है। और इसके अलावा एपीआई टेस्टिंग, एनालिटिकल प्रोफाइल इंडेक्स, इन सब पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। बायोकेमिकल टेस्ट लिस्ट पर इनका वीडियो अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ से इन सब पर वीडियोस देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन करना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जो कल्चर मीडिया मैंने बताया तो वो भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कल्चर मीडिया का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया होगा, उसमें तमाम तर कल्चर मीडिया में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक अवेलेबल होगा, ठीक है। इसके अलावा एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग, तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग पर भी मेरा एक प्रैक्टिकल वीडियो मौजूद है, तो आप वहाँ से भी मेरे यूट्यूब चैनल से एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग पर वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि इसमें से कौन से ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स का हम यूज़ करते हैं, तो पहले नंबर पर हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स आते हैं वो है पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स हम इसमें यूज़ करते हैं यूरिन सीएस में, जिसमें हम एमोक्सिलिन और एम्पेसिलिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आजकल के टाइम पर रेजिस्टेंस शो हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट आजकल शो हो रहा है, ठीक है। ये जो एमोक्सिलिन और एम्पेसिलिन होता है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सीआरओ जिसको हम सिफ्ट्रॉक्सोन कहते हैं, सीटीएक्स जिसको हम सिफोटैक्साइम कहते हैं, और सीएफएम जो कि हमारे पास सिफिक्साइम होता है, सिफिपाइम हमारे पास सिफिपाइम, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो 4 एंटीबायोटिक्स होता है ये ग्रुप ऑफ सिफ्लोस्पुरिन होता है, ठीक है। इन चारों में से आप 1 या 2 एंटीबायोटिक लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सीआरओ सीटीएक्स ये सेकंड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है, सेकंड जनरेशन है, सीएफएम इज़ द थर्ड एंड सिफिपाइम इज़ द फोर्थ जनरेशन ऑफ सिफ्लोस्पुरिन, ठीक है। अच्छा जी, ये ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक जो है ना ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो, ठीक है। तो ज़्यादातर रेजिस्टेंट के केस में यूज़ किया जाता है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के केस में यूज़ किया जाता है। ये तब भी यूज़ किया जाता है कि जब हमारे पास कोई बैक्टीरिया पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक से अगर रेजिस्टेंस हो ना, तो इस एंटीबायोटिक का भी ज़्यादातर फिर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, नोरोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। अच्छा, तो इसमें आपने ये जो सिप्रो, लिवो और नोरोफ्लॉक्सासिन ये फ्लोरोक्विनोलोन्स है। अगर आपके पास यूरिन है तो यूरिन में नोरोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है, ठीक है। और ये आपके पास फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन उस केस में आपने इस्तेमाल करना होगा कि अगर आपके पास बैक्टीरिया सुडोमोनास हो, ये आपने याद रखना होगा, ठीक है। सिप्रोलिवोफ्लॉक्सासिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी आपके पास ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत कम ग्राम पॉजिटिव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है फास्फोमाइसिन। तो फास्फोमाइसिन जो है ये भी ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव और कुछ ग्राम पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये आपने तब इस्तेमाल करना होगा कि जब आपके पास यूटीआई में इकोलाई बैक्टीरिया आ जाए तब। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो 5वां एंटीबायोटिक का ग्रुप है वो है सल्फोनामाइड्स। तो सल्फोनामाइड्स में आपने ट्राइमेथोपेरीम या सल्फामेथाजोल आपने इस्तेमाल करना होगा। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव और बहुत कम ग्राम पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी आपने तब इस्तेमाल करना होगा जब इकोलाई का केस आ जाए। इसके अलावा CN मतलब जेंटामाइसिन, एमिकासिन और टोब्रोमाइसिन, ये जो है ये आपके पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, और ये भी ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव के लिए, और ये तब इस्तेमाल होगा जब कोई बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो, ठीक है।
इस केस में फिर वो क्या होता है, सेंसिटिव होता है, मतलब बैक्टीरिया अगर रेजिस्टेंट है तो इसका इस्तेमाल करने से वो मर जाते हैं, ठीक है। और यह अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है। इसमें एमिकासिन तब यूज़ करना है कि जब आपको पता चल जाए कि ये कुलाई है, तो तब एमिकासिन का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। तो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन का भी यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। यूरिन में नाइट्रोफ्यूरेंटाइन और नोरोफ्लॉक्सासिन का बहुत यूज़ किया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि नोरोफ्लॉक्सासिन और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन ये फर्स्ट चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स है फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके अलावा हमारे पास इमिपेनम और मेरोपेनम, ये आपके पास कार्बाफिनिम्स के ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है। और ये जो है आपके पास तब यूज़ किया जाता है कि जब बैक्टीरिया एमडीआर हो, मतलब अगर एक बैक्टीरिया मल्टी ड्रग से रेजिस्टेंट हो तो उस कंडीशन में इमिपेनम और मेरोपेनम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एजोटिरोनियम, ये मोनोबैक्टम है, ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है और इसको ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा ये एंटीबायोटिक आपने उस कंडीशन मतलब उस वक्त ये एंटीबायोटिक रिकमेंड करना है कि जब पेशेंट को एलर्जी हो, मतलब जब पेशेंट को पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक या सेफ्लोस्पुरिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक से एलर्जी हो, ठीक है, तो तब उस दौरान आपने पेशेंट को एजोट्रेनिम रिकमेंड करवाना होगा। नेक्स्ट पॉलीमेक्सिन बी, पॉलीमेक्सिन ई। पॉलीमेक्सिन ई आपके पास कोलिसिस्टीन कहलाता है। ये दोनों आपके पास पॉलीमेक्सिन के ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है। तो ये आपके पास बहुत हाईली डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स है और ये भी ज़्यादातर एमडीआर ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है। और ये अगर आपको पता चल जाए कि अगर कोई पेशेंट नेफ्रोटॉक्सिसिटी है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में फिर इस एंटीबायोटिक का यूज़ ना किया करें, ठीक है। अच्छा जी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग कि आपने कौन कौन से एंटीबायोटिक यूज़ करना होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रिकॉशनरी मेजरमेंट और लिमिटेशन। ये बहुत ज़रूरी स्लाइड्स है और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स है, ठीक है। इन पॉइंट्स का आपने नहायत ख्याल करना होगा जब कभी भी आप माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट करते हैं ना, तो ये प्रिकॉशनरी मेजरमेंट नहायत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आपने ख्याल रखना होगा कि जब कभी पेशेंट से यूरिन कलेक्ट किया जाता है ना, तो उसको लाजमी बताया करें कि उसका जो जेनिटल एरिया होता है जहाँ से यूरिन पास करता है, तो उस एरिया को एंटीसेप्टिक या फ्रेश वाटर से साफ़ किया जाए, तब यूरिन पास करें, ठीक है। यूरिन का कलेक्शन ज़्यादातर आपने मॉर्निंग के टाइम पर करना होगा। पेशेंट को आप बताएं कि यूरिन का कलेक्शन जब करेंगे ना तो मॉर्निंग टाइम, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप नाइट तक की बात आ जाए, नाइट के दौरान यूरिन का कलेक्शन किया जाए, तो जाहिर है नाइट के दौरान जो है या दोपहर के दिन या शाम के वक़्त, ठीक है, तो ऐसा होता है कि पेशेंट पानी पी लेता है या कुछ विटामिन्स ले लेता है या कुछ मेडिसिन ले लेता है या जो कुछ भी ले लेते हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत बैक्टीरिया के इन्फेक्शन पर असर होता है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा नहायत ज़रूरी बात कि आपने यूरिन CS बॉटल का इस्तेमाल करना होगा ताकि कंटेमिनेशन ना हो जाए, क्योंकि अगर आप आम यूरिन बॉटल का इस्तेमाल करेंगे जो कि आरी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर कंटेमिनेशन होगा। आप ये सोचेंगे कि आपके पास ग्रोथ आया है, लेकिन वो चूँकि जो आम बॉटल होता है ना, वो तो ऑलरेडी एनवायरनमेंट एक्सपोज होता है, तो फिर वो बैक्टीरिया वो वाला हो सकता है, यूटीआई नहीं हो सकता। और अगर इस कंडीशन में आपने एंटीबायोटिक दे दिया तो पेशेंट पर एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। तो आपने स्टरलाइज कंटेनर का इस्तेमाल करने का नहायत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना होगा, आपने जो वर्किंग एरिया जहाँ पर आप काम करते हो ना, तो उस एरिया को आपने इथेनॉल से, ठीक है, या अल्कोहल से या प्रोपेनॉल, मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीसेप्टिक्स हमारे पास होते हैं, उससे आपने वर्किंग एरिया को साफ़ करना है पहले या बाद में। जब आप काम करते हो तो काम करने से पहले भी साफ़ करना होगा, जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो तब भी आपने इसको साफ़ करना होगा ताकि कंटेमिनेशन के चांसेस आपके पास ना आ जाए। इसके बाद जब आपके पास यूरिन का सैंपल आ जाए ना, तो 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर आपने क्या करना होगा, यूरिन सैंपल को प्रोसेस करना होगा। अगर आप प्रोसेस नहीं करना चाहते तो इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर रखें और तकरीबन 4 सेंटीग्रेड पर, तो इससे क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अगर आपने मतलब 1-2 घंटे के अंदर अंदर आपने बैक्टीरिया को मतलब स्ट्रीक नहीं किया यूरिन को, तो इससे क्या होगा, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगे, ठीक है, और नो ग्रोथ आएगा, तो जिसकी वजह से आप नो ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे तो फिर इससे पेशेंट को फिर भी कंप्लेन होगा, लेकिन आपके इस मिस हैंडलिंग की वजह से क्या हो सकता है, नो ग्रोथ भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा लेबल द सैंपल को लेबल करना नहायत ज़रूरी है, ठीक है। जब आपके पास यूरिन का सैंपल
आ जाए तो आपने इसको पेशेंट के नेम, पेशेंट का आईडी, पेशेंट का सेक्स, पेशेंट के एज वगैरह इस सब से आपने इसको लेबल करना होगा, क्योंकि लेबलिंग नहायत ज़रूरी है, उससे आपको बहुत कुछ पता चलता है। आपने क्वालिटी कंट्रोल भी लगाना होगा, जिससे आप कि मीडिया का पता चलता है और आपके हैंडलिंग का पता चलता है, ठीक है। आपने एक पॉजिटिव सैंपल भी लगाना होगा और आपने एक नेगेटिव सैंपल भी लगाना होगा, और साथ में आपने एक टेस्ट सैंपल भी लगाना होगा, जिससे आपको पता चलता है कि आपका मीडिया ठीक है या आपने हैंडलिंग ठीक किया है। इससे आपको बहुत कुछ पता चलता है। तो QC नहायत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा जब आपके पास कोई ग्रोथ आ जाए ना, बहुत से एक्सपर्ट लोग होते हैं कि जैसे ही ग्रोथ आ जाए तो उसको पता चलता है कि एक ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव होते हैं। ऐसे एक्सपर्ट लोग भी होते हैं कि उसको स्मेल से भी पता चलता है कि यार वैसे स्मेल नहीं करना चाहिए, ये तो ठीक बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत स्मेल से ये अंदाज़ा होता है कि ये फ़ला बैक्टीरिया पैथोजेनिक है, या इससे आपको ये पता चलता है कि सूडोमोनास है, क्लेप्सिला है। हर एक बैक्टीरिया का तकरीबन मुख्तलिफ स्मेल्स होते हैं, तो उससे भी तकरीबन बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन का पता होता है। लेकिन ये ज़्यादातर एक्सपर्ट लोगों को इससे अंदाज़ा हो जाता है, कॉलोनी भी देख लेते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया होता है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी लोगों को ज़्यादातर माइक्रोबायोलॉजी में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो जाहिर है कि उनको बायोकेमिकल टेस्ट भी करना चाहिए, और ग्राम स्टेनिंग, जो बायोकेमिकल टेस्ट मैंने बताया तो वो इस्तेमाल कर ले तो ज़रूरी है, और ग्राम स्टेनिंग भी करनी चाहिए ताकि आपको करेक्ट बैक्टीरिया का पता चल जाए। जब आपको करेक्ट बैक्टीरिया का पता चल गया तो फिर आपने अप्रोप्रिएट जो कॉमन एंटीबायोटिक, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वैसे एंटीबायोटिक तो डिपेंड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पर, लेकिन जो कॉमन एंटीबायोटिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो तब आपने वो एंटीबायोटिक इस पर अप्लाई करना होगा। अच्छा, इस पर जोन ऑफ इनहिबिशन आता है, तो वो आपने मैयर करना होगा, और वो जोन ऑफ इनहिबिशन आपने CLSI गाइडलाइन के मुताबिक आपने मैयर करना होगा। CLSI एक ख़ास किस्म का वेबसाइट होता है, वहाँ पर हर साल यानी हर साल पर ये CLSI जो है ये चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो इस पर जोन ऑफ इनहिबिशन आपने चेक करना होगा, और ये आपने अपनी लेबॉर्ट्री के लिए CLSI के गाइडलाइन आपने देखना होगा कि कितने जोन पर एक बैक्टीरिया सेंसिटिव है और कितने जोन पर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है। हर एक एंटीबायोटिक का अपना जोन होता है, और कुछ 14 mm पर सेंसिटिव होते हैं, कुछ 16 पर, ठीक है। तो CLSI पर वो मौजूद होते हैं वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन। तो CLSI का गाइडलाइन आपने फॉलो करना होगा एंटीबायोटिक मेजरमेंट के, एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हमारे पास स्ट्रीकिंग आप जब कभी करेंगे ना माइक्रो यूरिन का, तो उससे पहले आपने आरी करना भी होगा, ठीक है। यूरिन आरी करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप यूरिन आरी करेंगे ना, तो उसमें आप पस सेल एग्जामिनेशन करेंगे। अगर आपने उसमें पस सेल देख लिया तो इट मीन्स के चांसेस है कि वहाँ पर ग्रोथ आपके पास आ सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो बातें जो कि नहायत ज़रूरी है, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा। देखो, कभी कभार आप ये देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में आप ये देखेंगे कि आपके पास पस सेल्स आया है लेकिन ग्रोथ नहीं आई है। इसका क्या वजह हो सकता है? इसका वजह ये हो सकता है कि पेशेंट ने एंटीबायोटिक लिया है। आपने फिर हिस्ट्री पूछने की, यार मेरे पास पस सेल आते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं आया है, तो फिर आपने हिस्ट्री लेना होगा क्या पेशेंट ने एंटीबायोटिक यूज़ तो नहीं किया। ये नहायत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने देखा कि इसमें कोई पस सेल नहीं है, बहुत कम पस सेल है, 1 2 या 2 3 है, ठीक है, लेकिन आपके पास ग्रोथ आ गया, तो इट मीन्स कि अभी ये इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये दो बातें आपने याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात, जब कभी आप यूरिन CS का टेस्ट लगाना चाहते हैं ना, तो आपने पेशेंट को गाइड करना होगा कि 1 हफ्ते पहले उसने कोई एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करना होगा, ठीक है। एंटीबायोटिक स्टॉप करना होगा, तो तब आपने यूरिन CS का टेस्ट फिर बहुत ज़बरदस्त तरीके, ना सिर्फ यूरिन CS बल्कि जितने भी कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट है ना, वो बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट उनके आते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अवॉइड कंटेमिनेटेड बैक्टीरिया एंड फंजाई। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आपके पास कंटेमिनेशन की वजह से स्टेफ आरियस आ जाता है या फंजाई की ग्रोथ आ जाता है। आप ये समझते हैं कि ये कोई UTI है, लेकिन वो UTI नहीं होता, वो कंटेमिनेशन होता है। जब स्टेफ आरियस आ जाए तो आपने थोड़ा बहुत पूछ लेना है, क्लेप्सिला या व्हाटएवर जो भी बैक्टीरिया आ गया ना, अगर ही खुलाया गया तो कंफर्म है, लेकिन अगर इसमें से जो कोई बैक्टीरिया आ गया तो हिस्ट्री लेना लाजमी है, ठीक है। अगर हिस्ट्री में आपको पता चल जाए, जो कि अभी मैंने बताया कि क्लेप्सिला जो है ज़्यादातर हॉस्पिटल एक्वायर्ड पेशेंट में आता है, सूडोमोनास का मैंने बता दिया, कि प्रोटियस का भी मैंने बता दिया कि ये क्यों आता है, ठीक है। तो अगर आपका हिस्ट्री इनसे ले ले और हिस्ट्री मिलते जुलते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री ले ले उससे मिलता जुलता नहीं है और फिर आपके पास ऐसे कोई बैक्टीरिया आ गया, तो फिर आपने क्या करना होगा, नो ग्रोथ देना होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक और बात भी अपने जहन में याद रखना होगा कि अगर आपने बैक्टीरिया देख ले तो आप एंटीबायोटिक्स लगा ले,
और अगर एंटीबायोटिक्स आपने देख लिया कि ज़्यादातर रेजिस्टेंस है और बहुत कम सेंसिटिव है, तो तब भी ये कंफर्म बैक्टीरिया है, ठीक है, इन्फेक्शन है। अगर एंटीबायोटिक आपने देख लिया कि ये तो एंटीबायोटिक इस पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो तब भी आपने क्या करना होगा, ये कंटिमिनेशन समझ कर इसको इग्नोर करना होगा, ठीक है, ये ग्रोथ। तो ये लिहाजा ये जानना नहायत ज़रूरी है कि बैक्टीरिया या कंटिमिनेशन वगैरह को अगर आ जाए ना तो आपने अवॉइड करना होगा। फंजे आपको पता है कि ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में आता है, और स्टेफ ऑरियस या दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं उसके भी अपने अपने मेन वजूहात होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने पेशेंट का हिस्ट्री लेना है, एज देखना है, सेक्स देखना है। देखो, पेशेंट का हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको पता चलता है, अगर यूटीआई इन्फेक्शन है तो इससे आपको पता चलता है कि हाँ इसमें इस वजह से ऑर्गेनिज़म आया है। एज नहायत ज़रूरी इस वजह से होती है क्योंकि एज से भी आपको पता चलता है कि अगर लेट सपोज़ कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो डायपर इस्तेमाल करता है तो ज़ाहिर है डायपर में फंगस का चांसेस भी आ सकता है और दूसरे स्किन बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, ठीक है ना। और फिर हम ये रिकमेंड करते हैं कि इसमें फंगस है, हालांकि ये एक कंटिमिनेशन होता है, ठीक है ना। तो लिहाजा एज का देखना भी ज़रूरत है। बाज़ औक़ात ये जो मेच्योर लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर जो एडल्ट लोग होते हैं ना, तो अगर उनका चूँकि डायपर का इस्तेमाल नहीं करते तो वो फ्रेश यूरिन पास करते हैं, तो वो अगर उसमें कोई ग्रोथ आ जाए तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो ये एज का नहायत ज़रूरी है, एज भी आपने देखना है, ठीक है ना। इसके अलावा सेक्स भी आपने देखना है क्योंकि ज़्यादातर जो फीमेल होते हैं उसमें भी इक्वलाई आता है और ज़्यादातर फीमेल में स्टेफ, कभी कभी स्टेफ भी आता है, ठीक है ना, क्योंकि मेल में ज़्यादातर स्टेफ आने के चांसेस इतने नहीं होते हैं। लेकिन अगर स्टेफ आ गया तो फिर आपने देखना है कि ये कहीं फ़ीमेल तो नहीं है। और दूसरी बात ये, जो फीमेल मेच्योर फीमेल जिनकी शादियां हो चुकी होती है तो उसमें भी स्टेफ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजरमेंट और लिमिटेशन थे जो कि आपने अडेप्ट करना होगा, यानी इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि जब आप कभी यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूरिन CS। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अच्छी वीडियो की अपडेट मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।